अभी तो तूने बोला चालू है, तू रोज मजे ले रहा है मेरे। किसी दिन मैं अच्छे से मजे लूँगी फिर। चलो अच्छा, अपन पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र, यही पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने कॉपी बना ली? पक्का? ठीक है, ध्यान दो, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। हमने जीभ तक पढ़ लिया था, लार ग्रंथियों से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। बिना बात करे हम नॉन स्टॉप पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट आता है लार ग्रंथियाँ। क्या पढ़ेंगे हम? लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ या बच्चों इसी को हम क्या बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स। लार ग्रंथियाँ या क्या कहलाएगा? सलाइवरी ग्लैंड्स। ध्यान देना यहाँ पर, हमारे मुख में जो लार ग्रंथियाँ होती है, अगर हम उनकी संख्या और प्रकार की बात करें तो दोनों अलग अलग। लार ग्रंथियों के प्रकार कितने होते हैं? 3। लार ग्रंथियों के प्रकार कितने होते हैं? 3। और संख्या होती है इनकी 3 जोड़ी। अंतर समझ में आ गया? संख्या कितनी है? 3 जोड़ी। और प्रकार कितने? मैं इसलिए ऐसा लिख रही हूँ क्योंकि एग्जाम में आता है तो कंफ्यूजन होता है। 3 जोड़ी मतलब 6 हो गया, ठीक है। तो एग्जाम में वो 3 जोड़ी लिख कर दे देता है, हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो संख्या कितनी है? 3 जोड़ी यानी कि 6। और प्रकार कितने? 3। अब यहाँ पर ये जो प्रकार है, ये कौन कौन से प्रकार है? तो सबसे पहला होता है पैरोटिड। क्या नाम है? पैरोटिड। दूसरा प्रकार होता है सबलिंगवल। क्या प्रकार है? सबलिंगवल। सबलिंगवल। और तीसरा है बच्चों सबमैक्सिला। सबमैक्सिला या सबमैंडिबल। सबमैक्सिला या क्या कहेंगे? सबमैंडिबल। तो लार ग्रंथियों के कितने प्रकार हुए? 3। पैरोटिड, सबलिंगवल, सबमैक्सिला या सबमैंडिबल। लार ग्रंथियां तो समझते हो ना? इमेजिन करो खाने को, अच्छा अच्छा खाना, मुंह में लार आ रही है, बस वो लार ग्रंथियां हैं। जहां से लार निकले वो लार ग्रंथियां। तो कितने प्रकार बताए मैंने? 3। अब ये जो पैरोटिड होती है कहाँ होती है? तो अपने कान देखो, और कान के यहाँ पर, ये गालों के पास, यानी इस वाले पोर्शन पर। कभी कभी छोटे बच्चों को यहाँ सूजन आ जाती है, गाल सूज जाते और गाँव में वो पट्टियाँ लगा देते दोनों तरफ, देखा है कभी ऐसा? तो इनमें क्या है? इन्फेक्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं गलसुआ। गालों में सूजन, गलसुआ, ठीक है। तो वो किस में सूजन होती है? पैरोटिड में, वो इस पोर्शन पर होती है। क्लियर हो रहा है? तो कान के नीचे या गालों के पास, क्या बोल सकते हैं हम? कान के नीचे। कहाँ उपस्थित होती है? कान के नीचे या गालों के पास। कोई डाउट तो नहीं? कान के नीचे या गालों के पास। अब सबलिंगवल, याद करो कल जीभ पढ़ाया था और जीभ को बोला था लिंगवल, याद आया? और जीभ के नीचे होगी तो सबलिंगवल। जैसे कोई हेडिंग है और हेडिंग की सब हेडिंग, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर जीभ के नीचे है तो क्या बोलते हैं हम? सबलिंगवल। तो ये लार ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है? जीभ के नीचे। क्लियर है यहाँ तक? अब बच्चों आपने दांत पढ़ लिए, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। तो ऊपर के दांत जिस हड्डी से जुड़े होते हैं वो मैक्सिला कहलाती है। क्या कहलाती है? और नीचे के दांत जिस हड्डी से जुड़े होते हैं वो क्या कहलाती है? मैंडिबल। ये जो इस कान से लेकर आपकी ये जो हड्डी महसूस होती है ये मैंडिबल है, ठीक है। और ऊपर के दांत जिस हड्डी से जुड़े वो मैक्सिला। तो इन दोनों हड्डियों के पास अगर लार ग्रंथियां होगी तो वो क्या कहलाएगी? सब मैक्सिला या सब मैंडिबल। तो हम सीधे से लिख देते हैं कि जबड़ों के पास। क्या लिख देते हैं? ये दोनों लार ग्रंथियां किसके पास होती है? जबड़ों के पास। किसके पास? जबड़ों के पास। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? तो लार ग्रंथियों के प्रकार 3 कहाँ कहाँ होती है ये बताया, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ मैंने संख्या कितने लिखी? 3 जोड़ी। तो पैरोटिड कितनी होगी? 2। सबलिंगवल कितनी होगी? 2। और ये भी कितनी होगी? 2। यहाँ तक क्लियर? अब बच्चों सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड। पैरोटिड कैसी होती है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि। और सबलिंगवल सबसे छोटी। तो मैडम मैक्सिला मैंडिबल को क्या बोलोगे? ये मध्यम आकार की हो गई। सबसे बड़ी पैरोटिड, सबसे छोटी सबलिंगवल, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लार ग्रंथियों का काम क्या है? लार ग्रंथियों का कार्य बोलो जल्दी से। लार स्त्रावित करना, हाँ या ना? लार ग्रंथियों का कार्य क्या है? लार स्त्रावित करना। लार ग्रंथियां लार निकालती है। क्यों निकालती है? ये लार भोजन को पचाने में सहायता करता है। ये लार क्या करता है? भोजन को, हानिकारक कीटाणु को मारने का काम करता है। कैसे करेगा अपन समझेंगे। पहली बात, एक दिन में कितनी लार स्त्रावित? एक दिन में लगभग 1.5 लीटर लार स्त्रावित होती है। लगभग कितनी? 1.5 लीटर। किसमें लिखा मैंने?
लीटर लार स्त्रावित, 1.5 लीटर लार स्त्रावित प्रतिदिन। एक दिन में कितनी लार स्त्रावित होगी? 1.5 लीटर। मैडम हमको विश्वास नहीं हो रहा है, 1.5 लीटर किसको बोलते हैं? तो एक काम करना, एक पानी की खाली बोतल लेना, समय लगा लेना और आगे का तुम समझ गए हो। लार जब भी आए इकट्ठा करना शुरू करना। 700-800 ml भी अगर स्त्रावित हो गई तो हम स्वस्थ हैं। 700-800 ml भी हो गई तो हम क्या है? स्वस्थ है, मतलब इसका आधा भी हो गया तो। लेकिन अगर उससे कम लार स्त्रावित हो रही है मतलब हम बीमार हैं। बात समझ में आ रही है? लार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर में। तो एक दिन में कितनी लार? 1.5 लीटर। वैसे सब में 1.5 लीटर नहीं होती, किसी में 700, किसी में 800 ml। और वो लार क्या है? हमारे भोजन के साथ हम निगलते रहते हैं, इसलिए हमको पता नहीं चलता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये कहानी क्लियर हो गई। लार का काम क्या होता है, लार का पीएच क्या होता है, अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। जितनी स्पीड से कॉपी कर सकते हो कर लो, रफ कॉपी में लिखा करो, फेयर घर पे करना, सजाने का काम। अभी एकदम स्पीड में लिखो। ये क्या शनिवार दृश्यम 2 देखने गए? बाकी के एब्सेंट है तो ऐसे ही चलता है सब। घूमने जाएंगे मतलब कुछ तो बोली। ये क्या बोल रही है? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोल। सब चलेंगे ऐसा? अरे वाह, कब चले फिर? कहाँ चलने का, कहाँ बोल रही है? मैं ही बता दूं, मैं तो जा रही हूँ आज फिर। देखो मेरे पास एक गाड़ी है, उसके अंदर 5 से 6 लोग ही बैठ सकते, बाकी के बोनट पे कुछ ऊपर जैसे तैसे करके अपन पहुंच जाएंगे जहाँ भी जाएंगे। अभी तो घूमने फिरने की बात करनी नहीं है जब तक एग्ज़ाम है। एक तो बड़ी मुश्किल से एग्ज़ाम आती है। ठीक है, बना लिया सबने? पढ़े आगे? ठीक। अब हमने कहा कि लार ग्रंथियां लार स्त्रावित करती है प्रतिदिन 1.5 लीटर। तो लार का पीएच कितना होता है? किसकी बात कर रहे हैं हम? पीएच। कभी नाम सुना है पीएच? पीएच को बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। पूरा नाम क्या होता है? ये एक डेनिश शब्द से आया, पोटेंस डिहाइड्रोजन से, जिसका नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो हम केमिस्ट्री में देखेंगे। अभी सिंपल सा मतलब है कि किसी भी विलयन में कितने H+ है, कितने प्रोटॉन है, उसकी संख्या के आधार पर पीएच निकालते हैं कि वो विलयन अम्ल है, क्षार है या उदासीन है। तो अगर 7 वैल्यू आती है तो वो उदासीन होता है, 7 से कम होती है तो अम्ल, 7 से ज़्यादा होता है तो क्षार। ऐसा सुना होगा कभी ना कभी। तो यहाँ पर लार का पीएच कितना होता है बच्चों? तो लार का पीएच होता है अप्रॉक्स 6.6 से 6.7। कितना पीएच होता है? 6.6 से 6.7। यानी कहने का मतलब 7 से कम है,
और 7 से कम है तो इसको बोलेंगे हम हल्का अम्लीय। क्या बोलेंगे? हल्का अम्लीय। हल्का अम्लीय क्यों बोला, कठोर क्यों नहीं बोला? क्योंकि 7 पे उदासीन होता है और ये लगभग 7 के पास में है, तो हल्का अम्लीय। अगर ये 7 से दूर होता है यानी 5, 4, 3, 2, 1, 0 तो वो कठोर अम्ल होता है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? अब यहाँ पर ये जो पीएच होता है ना लार का, ये भोजन के पहले और भोजन के बाद परिवर्तित होता है। यानी अभी हमको बहुत तेज भूख लगी है, हमने कुछ नहीं खाया है, हमको भूख लग रही है, तो खाना खाने के पहले पीएच क्षारीय होता है। जैसे ही खाना खाते हैं वैसे पीएच क्या हो जाता है? अम्लीय। इसका कारण क्या है? जब हम खाना खाते हैं तो पेट में एसिड बनता है और वो एसिड क्या है? पूरी बॉडी के पीएच को परिवर्तित करता है। क्लियर हो रहा है? और अगर हमने खाने के साथ नींबू खा लिया तो पीएच तो अम्लीय हो ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रही हूँ मैं? भोजन के पहले और भोजन के बाद लार का पीएच परिवर्तित होगा या नहीं होगा? भोजन के पहले होता है बच्चों 7.4 और भोजन के बाद होता है 5.8। तो भोजन के पहले क्या था? क्षारीय। भोजन के बाद क्या होता है? अम्लीय। ये सीधे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। अब आप देखो इन दोनों को, आपको गणित तो आती होगी, प्लस करोगे तो शायद 13.2 आएगा। ऐसा ही है क्या? हाँ। अब आपने कभी मीन मध्यमान निकाला हो? मध्यमान कैसे निकालते? 2 वैल्यू है तो जो प्लस किया उससे किसको डिवाइड करते? 2 से। तो देखो क्या आ रहा है, समझ में आया सबको? क्लियर हो रहा है? तो लार का पीएच परिवर्तित होते रहता है। अगर हम दिन भर भूखे कुछ नहीं खा रहे हैं, चाय कॉफी यही ले रहे हैं, तो फिर अम्लीय ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एसिडिटी बनेगी तो अम्लीय रहेगा। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? लार का पीएच। फटाफट कॉपी करो, टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, सबने लिख लिया? ध्यान दो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लार में क्या होते हैं? बहुत सारे पदार्थ उपस्थित होते हैं। लार में बहुत सारे क्या होते हैं? एक तो एंजाइम और क्या पाए जाते हैं? पदार्थ। ठीक है, 2 चीजें होती है। मैंने क्या कहा? एक तो एंजाइम होता है और क्या होता है? पदार्थ। अब लार में एंजाइम कौन कौन से होते हैं समझना। लार में पहला एंजाइम होता है लारीय एमाइलेज। क्या लिखा मैंने? लारीय एमाइलेज। लारीय एमाइलेज को बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी मतलब सलाइवा, लार, और ये हो गया एमाइलेज। तो लार में एंजाइम कौन सा होता है? लारीय एमाइलेज। ये जो लारीय एमाइलेज एंजाइम है इसी का एक और नाम होता है, और इसी का एक और नाम क्या है? टाइलिन। क्या नाम है? टाइलिन। ऐसा नहीं है कि पी लिखा है तो पिटाइलिन पढ़ेंगे, पता चले 8 दिन बाद आके बोलो मैडम आपने पिटाइलिन एंजाइम तो पढ़ाया ही नहीं। तो ऐसा हो चुका है मेरे साथ। ऐसा मेरे साथ हो चुका है कि मैंने हिंदी में ना लिखकर सिर्फ ऐसा लिख दिया था। एक नालायक आता है 8 दिन बाद, दूसरा टॉपिक चल रहा था, और वो बोलता है मैडम आपने लार में पिटाइलिन एंजाइम नहीं पढ़ाया। मैं खुद सोच में रह गई कि मेरे को ये एंजाइम याद क्यों नहीं, पता क्यों नहीं। तो मैंने कहा बेटा मैंने आज तक सुना नहीं, मैं पढ़ के देख के आऊँगी और फिर बताऊँगी। और मैं दूसरा टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते ऐसे घूम रही थी और मैं रिकॉल कर रही थी कि पिटाइलिन कैसे आता है, कहाँ आता है। फिर दिमाग में आया कि नालायक टाइलिन को पिटाइलिन बोल रहा है। तो टाइलिन है ये, पिटाइलिन नहीं है। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? टाइलिन। ये पी साइलेंट होता है। आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे ना, बहुत सारे शब्द साइलेंट में आते हैं। ठीक, तो लारी एमाइलेज, और ये प्रचलित नाम है, सबसे ज़्यादा यही चलता है। अब ये जो टाइलिन है ना, ये क्या करता है समझना। ये टाइलिन हम जो रोटी चावल आलू गेहूँ जो खा रहे हैं, यानी हम जो अनाज खा रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? ये टाइलिन प्रोटीन को नहीं पचाएगा, वसा को नहीं पचाएगा। किसको पचाएगा? कार्बोहाइड्रेट को। किसको पचाएगा? कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिल रूप कौन? स्टार्च। कल परसों बताया था, कौन है? स्टार्च। स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट। पक्का यही है, कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट का जटिल रूप होता है स्टार्च, पॉलीसेकेराइड होता है। इस कार्बोहाइड्रेट को ये जो टाइलिन है ये परिवर्तित कर देगा किसमें, माल्टोज, ग्लूकोज नहीं, किसमें कर देगा, अब ऐसे शब्द आने लगेंगे, किसमें परिवर्तित कर देगा, माल्टोज में। और माल्टोज होता है बच्चों डाइसेकेराइड, क्या होता है ये, डाइसेकेराइड। सब कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ोगे आप तो क्लियर होगी बातें। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप है, डाइसेकेराइड। और ये कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप है, पॉलीसेकेराइड। कौन सा रूप है ये, तो हमारे मुंह में जो लार होती है और लार में जो ये टाइलिन एंजाइम होता है, ये हमारी रोटी को, चावल को, आलू को स्टार्च से किस में परिवर्तित कर देता है, मतलब रोटी, चावल, आलू सब में क्या है, स्टार्च, वो किस में परिवर्तित हो गए, माल्टोज में। तो क्या इसने भोजन को पूरा पचा दिया, हाँ या ना, क्या इसने भोजन को पूरा पचा दिया, नहीं। क्या इसने रोटी को पूरा पचा दिया, नहीं। समझना ध्यान से, हमें यहाँ से जाना है भंवरकुआ, लेकिन हम यहाँ से कहाँ गए, नौलखा। तो इस टाइलिन ने हमको सिर्फ यहाँ से नौलखा तक पहुँचाया है, नौलखा से भंवरकुआ कोई और लेकर जाएगा। बात समझ में आ रही है, फाइनल पॉइंट पर कोई और लेकर जाएगा। मतलब कि टाइलिन ने कार्बोहाइड्रेट को पचाया तो है, लेकिन आधा पचाया है। समझ में आ रहा है, आधे का मतलब ये नहीं है कि हमारे 2 टुकड़े हो गए, आधे का मतलब हम आधे रास्ते तक पहुंचे। क्लियर हो रहा है सबको। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि मुख में कौन से भोजन का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट। कौन से भोजन का, मुख में किसका पाचन होता है, ना ही वसा का होता है ना ही प्रोटीन का। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया, मुख में कौन से भोजन का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। और ये पीएससी प्री में पूछा था कि मुख में किस भोजन का पाचन होता है, और ऑप्शन में स्टार्च दिया था। तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट ही तो है। क्लियर हो रहा है। तो मुख में किसका पाचन होता है, स्टार्च बोलो, कार्बोहाइड्रेट बोलो, या भोजन का जटिल रूप पॉलीसेकेराइड बोल दो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। ठीक, इसीलिए बोलते भोजन को कितनी बार चबाओ, 32 बार, क्योंकि जितना भोजन चबाएंगे उतनी क्या मिलेगी, लार, और जितनी लार मिलेगी उतना क्या होगा, टाइलिन, और जितना टाइलिन होगा उतना भोजन क्या होगा, पचेगा। क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो पहले इसका काम समझ में आया। ये मैं कहाँ लिख रही हूँ, एरो पर, कि टाइलिन परिवर्तित करता है स्टार्च को किसमें, माल्टोस में। डाई मतलब 2, सेकेराइड मतलब शुगर, यहाँ शुगर 2 है, और पॉली मतलब बहुत सारे, तो ये जटिल है और ये थोड़ा तो सरल हुआ। और जब यहाँ से मोनोसेकेराइड बनेगा तो सबसे सरल, डाई से क्या बने, मोनो। कहानी समझ में आ रही है पूरी, हाँ या ना। पॉली मतलब अनेक, पॉली मतलब सेकेराइड मतलब ग्लूकोज, ये अनेक ग्लूकोज है, 10 से ज़्यादा, 20, 50, 100, 1000, जितने भी बोलो आप। और डाई मतलब कितने, 2, और सेकेराइड मतलब शुगर। तो अनेक से कितने पे आ गए, जब 2 से 1 पे आएंगे तो पूरा पच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, जल्दी से कॉपी करो। लिख लिया सबने, चेंज कर दूं,
अब यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हो क्या लिखा है हमने, एंजाइम। ध्यान दो सभी, क्या लिखा है, एंजाइम। ये हमने पहला एंजाइम पढ़ा, ये हमने पहला एंजाइम पढ़ा, एक और एंजाइम होगा लार में, ठीक है। तो अब हम अगले एंजाइम की बात करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा एंजाइम होता है लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, बोर्ड पे ही ध्यान दो 2 मिनट। ये मैंने यहाँ क्या लिखा है, लाइसोजाइम, ZYM जाइम, एंजाइम। क्लियर हो रहा है, क्योंकि एक शब्द आगे जब हम कोशिका पढ़ेंगे ना तो वहां आएगा लाइसोसोम। क्या आएगा, और ये दोनों का काम एक होता है लेकिन दोनों है अलग अलग। समझ में आ रहा है, ये कोशिका का अंग है, ये क्या है, कोशिका का, जिसको हम बोलते हैं कोशिकांग, और ये क्या है, एंजाइम है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इन दोनों में अंतर है, ठीक। तो यहाँ पर हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, लाइसोजाइम एंजाइम पढ़ रहे हैं, जो कि किस में पाया जाता है, लार में। ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है, इसका काम क्या है। कल पानी पूरी की बात हुई थी, किस किस ने पानी पूरी खाई, कल नहीं खाई, पहले खाते थे, मतलब खाना चाहिए, वैसे इम्यूनिटी बढ़ती है, मेरा ये मानना है। वो कहानी अपन किसी बाद में देखेंगे। अभी मैं फिर से एक कहानी बताती हूँ तुमको वही कहानी उसी पर आधारित है। तुम लोग जब घर से आए, बाहर के गेट को हाथ लगाया होगा, इस वाले गेट को हाथ लगाया होगा, टेबल को हाथ लगाया, अपने जो बैग जो अपन घर ले जाके इसे पटक देते हैं इसको हाथ लगाया होगा, ठीक है। बॉटल, बैग, जितने भी जगह हम हाथ लगा रहे हैं, हाथों में करोड़ों की संख्या में कीटाणु होंगे। कितनी संख्या में, और अभी हम बैठे तो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे, बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, मतलब चल रहा है काम, ठीक है। तो ये जो हम कर रहे हैं, मतलब ये जो कीटाणु है वो कहाँ जा रहे हैं, हमारे बॉडी पर जा रहे हैं, सिंपल सी बात है। अब ये तो हमने कर लिया, यहाँ से हम फिर बाहर निकले और जाते जाते भैया 1 प्लेट देना, और वो जो भी 1 प्लेट हम खा रहे हैं तो कोई वो भैया के पास हैंड वॉश करने के लिए थोड़ी ना है, और ना ही कोई हम करते हैं। हम कितने ही VIP क्यों ना बन जाए, लेकिन थैले पर जब भी खाएंगे हाथ नहीं धोएंगे। बात समझ में आ रही है। तो क्यों, क्योंकि होटल में जाके लोगों को दिखाना रहता है कि हम हाथ धो के खाना खाते हैं, लेकिन थैले पर कौन देख रहा है, तो उस समय हम हाथ नहीं धोते हैं और हम 1 प्लेट पानी पूरी मज़े से स्वाद के साथ खाते हैं। तो वो जो कीटाणु यहाँ थे वो कहाँ गए, मुंह में गए। कहाँ गए वो, और जब मुंह में गए तो जैसे ही मुंह में गए ना, तो छोटे मोटे कमजोर कीटाणुओं को तो ये लाइसोजाइम ही मार देगा। बेटा अंदर मत जाना, मुंह में ही मार देगा। तो लाइसोजाइम का काम होता है भोजन के साथ प्रवेश करने वाले हानिकारक कीटाणुओं को क्या करना, मारना। छोटे मोटे कीटाणु जो कमजोर होंगे, जो स्ट्रांग होंगे वो तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो कमजोर कीटाणु होंगे उनको कौन मार देगा, लाइसोजाइम। जो आगे बढ़ेंगे उसकी कहानी आगे देखेंगे अपन। यहाँ तक क्लियर है सबको। दूसरी बात, लाइसोजाइम केवल लार में नहीं होता है, नाक में भी होता है। भाई नाक के पोर्स ओपन है ना, खुले हैं ये तो वायु के द्वारा, अगर कीटाणु वायु में है तो वो तो सांस के द्वारा अंदर जाएंगे। तो नाक में भी क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम, जो कीटाणु को क्या करता है, मारता है। इसके अलावा लाइसोजाइम पसीने में मिलेगा, क्योंकि हमारी त्वचा पर भी कीटाणु होते हैं, और त्वचा पर कीटाणुओं को मारने के लिए पसीने में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम। क्लियर हो रहा है। तो लार, आंसू, पसीना, नाक, 4 जगह लाइसोजाइम होता है। क्या क्या कहा मैंने, लार, आंसू, पसीना और नाक, इन 4 स्थानों पर लाइसोजाइम क्या होता है, पाया जाता है। इन 4 जगह लाइसोजाइम उपस्थित होता है और क्या करता है बोलो, हानिकारक कीटाणुओं को मारता है। क्या करता है, हानिकारक कीटाणुओं को मारता है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि अगर कोई लाभदायक कीटाणु प्रवेश कर रहा हो तो उसको नहीं मारेगा, मार देगा। रास्ते में जो भी आए उसको मारेगा, पहचान थोड़ी ना पाते हैं। तो ये कीटाणुओं को मारते और कहाँ कहाँ होते हैं, लार, आंसू, पसीना, नाक में होते हैं। कोई डाउट यहाँ तक, कॉपी करो फटाफट दूसरा एंजाइम। कर लिया कॉपी, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एंजाइम हमने दोनों खत्म कर दिए, सलाइवरी एमाइलेस और दूसरा क्या पड़ा,
लाइसोजाइम। अब बात आती है किसकी, पदार्थ की। तो सबसे पहला पदार्थ कौन सा है, ध्यान देना। सबसे पहला पदार्थ होता है बच्चों म्यूकस और H2O। म्यूकस एक पदार्थ का नाम है, किसका नाम है, पदार्थ का, म्यूकस, MUCUS, म्यूकस। और दूसरा मैं बोल रही हूँ H2O। H2O समझते हो, H2O मतलब पानी, जल। तो लार लिक्विड है मतलब पानी तो हो गई। हमारा शरीर में कितने % पानी है, 70% तो पृथ्वी पर है, 70 से 75। शरीर में भी 70% है। कल बताना सभी सर्च करके कि बॉडी में कितने % पानी होता है। चलो अभी ध्यान दो। तो मैंने क्या कहा, म्यूकस और H2O। अब म्यूकस और H2O जो होता है, इसका काम क्या होता है, ये हमारे भोजन को चिकना और मुलायम बनाते ताकि निगलने में आसानी हो। क्या करते हैं ये, भोजन को क्या करते हैं, चिकना और मुलायम बनाते ताकि हम निगल पाए उसको। क्लियर हो रहा है। अगला अगर हम बात करें तो यहीं पर पाए जाते हैं लवण। क्या पाए जाते हैं, लवण यानी सॉल्ट। लवण का काम क्या होता है कि हमारा जो लार अम्लीय और क्षारीय होता है, अगर मान लो बच्चों की लार का pH कितना था 6.6, उससे कम हो गया, मतलब 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, तो छाले हो जाएंगे मुंह में। मुंह में छाले कभी सुना ही होगा नाम, होते भी हैं। तो मुंह में छाले मतलब लार के pH का कम होना। तो उस लार के pH को ज़्यादा अम्लीय भी नहीं होने देता है और ज़्यादा क्षारीय भी नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा क्षारीय हो गया तो भोजन नहीं पचेगा, और ज़्यादा अम्लीय हो गया तो मुंह में क्या हो जाएंगे, छाले। तो लार का pH जो 6.6 से 7 होता है, उसको संतुलित बनाए रखने का काम कौन करता है, लवण करता है। बात समझ में आ रही है। तो पहला पदार्थ लिखो म्यूकस और H2O, और डैश लगा के लिखना, ये क्या करता है, भोजन को चिकना व मुलायम बनाता है। म्यूकस और H2O डैश लगा के लिखो, भोजन को चिकना व मुलायम बनाता है, भोजन को चिकना व मुलायम बनाता है। म्यूकस व H2O भोजन को चिकना व मुलायम बनाते हैं। और लवण में लिखना, अगला क्या लिखोगे, लवण। लवण में लिखना लार के pH को नियंत्रित करता है, लार के pH को नियंत्रित करता है। किसके pH को, लार के, लार के pH को नियंत्रित करता है। सभी ने लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर लार ग्रंथियाँ खत्म होती है। फटाफट 2 मिनट देखो जल्दी से। क्या पढ़ा हमने, लार ग्रंथियाँ संख्या कितनी होती है, 3 जोड़ी, और प्रकार कितने होते हैं, 3। पहला प्रकार पैरोटिड, दूसरा सबलिंगुअल, तीसरा सबमैक्सिला या मैंडिबल। पैरोटिड कान के नीचे या गालों के पास। बच्चों में जो गाल में सूजन आती है वो इसी में आती है, किस में आती है, पैरोटिड में। नोट लिखो, नोट लिखो। पैरोटिड लार ग्रंथि में, पैरोटिड लार ग्रंथि में, पैरोटिड लार ग्रंथि में अत्यधिक संक्रमण होने पर, संक्रमण समझते हो ना, इन्फेक्शन, अत्यधिक संक्रमण होने पर, अत्यधिक संक्रमण होने पर गलसुआ, कौन सा रोग, गलसुआ, अत्यधिक संक्रमण होने पर गलसुआ, इंग्लिश में बोलते हैं मम्स, MUMPS, गलसुआ या मम्स, गलसुआ रोग होता है, MUMPS, मम्स, गलसुआ रोग होता है। क्लियर हो गया। गलसुआ मतलब गालों में सूजन, ठीक। उसके बाद सबलिंगुअल बच्चों कहाँ होती है, जीभ के नीचे और सबसे छोटी होती है। और सब मैक्सिला मैंडिबल कहाँ होती है, जबड़ों के पास। प्रत्येक लार ग्रंथि की संख्या कितनी कितनी है, 2-2 है। और एक दिन में कितनी लार स्त्रावित होती है, 1.5 लीटर लार स्त्रावित होती है प्रतिदिन। लार का pH कितना, 6.6 से 6.7, लेकिन खाना खाने के पहले 7.4, मतलब कैसा होता है, और खाना खाने के बाद 5.8 यानी अम्लीय। इसी को तो बैलेंस करता है कौन, लवण। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लार में क्या होते हैं, एंजाइम, और दूसरे नंबर पर पदार्थ। पहला एंजाइम कौन सा है, लारिये एमाइलेज यानी कि टाइलिन। क्या करता है, ये स्टार्च को किस में परिवर्तित करता है, माल्टोस में। स्टार्च जटिल भोजन है और माल्टोस सरल, लेकिन बहुत सरल भी नहीं है। क्या है ये, डायसेकेराइड, इससे सरल भी होता है, ठीक है। यानी मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। दूसरा एंजाइम कौन सा है, लाइसोजाइम, हानिकारक कीटाणुओं को मारेगा। कहाँ कहाँ पाया जाता है, लार, आंसू, पसीना और नाक में पाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो म्यूकस और H2O क्या काम करते हैं, भोजन को चिकना और मुलायम बनाते हैं। और लवण क्या करता है, लार के pH को नियंत्रित रखता है, बैलेंस रखता है, ठीक है। पढ़े आगे। अब मैं 2 चीजें एक साथ बताऊंगी,
एक का नाम है ग्रसनी और एक का नाम है ग्रासनाल। ग्रसनी और ग्रासनाल यानी कि फेरिंग्स एंड इसोफेगस। यहाँ इसोफेगस की स्पेलिंग दो तरह से स्टार्ट होती है, यहाँ भी ओ साइलेंट रहता है तो OESOPHAGUS इसोफेगस। अब आपका ध्यान पूरा यहाँ पर होना चाहिए ग्रसनी और ग्रासनाल में, क्योंकि यहाँ डायग्राम से समझाऊंगी मैं, ठीक है। बोर्ड पे ध्यान देना। सबसे पहले ये नाक और यहाँ पर ये हमने बना दिया मुख गुहा। ये नाक और ये क्या है, मुख गुहा। तो आपको पता होगा कि हमारे नाक में बाहर की तरफ दो छिद्र होते हैं, हाँ या ना? नाक में बाहर की तरफ क्या होते हैं, दो छिद्र होते हैं और इनको हम बोलते हैं बाह्य नासा छिद्र। ये दो छिद्र दिख रहे हैं और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, बाह्य नासा छिद्र। बाह्य मतलब बाहर, नासा मतलब नाक, तो बाह्य नासा छिद्र। तो इनका नाम हो गया बाह्य नासा छिद्र। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? बाह्य नासा छिद्र। अब बच्चों यही जो नाक की गुहा है यही अंदर की तरफ जाएगी, ये क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा। क्लियर हो रहा है? ये नाक अंदर की तरफ जाता है और अंदर की तरफ दो छिद्र होते हैं और उन दोनों छिद्रों को हम बोलते हैं आंतरिक नासा छिद्र। क्या बोलते हैं, आंतरिक नासा छिद्र। बाहर जो नाक जैसा दिख रहा है ना, सेम ऐसे ही अंदर भी ओपन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक नासा छिद्र। आंतरिक नासा छिद्र। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? पक्का क्लियर? अब हमारे अंदर मुख में जहाँ हम भोजन लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, मुख गुहा। क्या बोलते हैं? तो ये वाला भाग हमने लिख दिया मुख गुहा। लेकिन ये मुख गुहा भी अंदर की तरफ, मुख गुहा भी अंदर की तरफ क्या होगी, एक डक्ट में ओपन होगी। दिख नहीं रहा है? पीला कलर दिख जाएगा। मुख गुहा भी अंदर की तरफ क्या होती है, खुलती है, एक नली में खुलती है। और जहां मुख गुहा खुलती है उस नली को हम कहते हैं ये वाली नली। समझ में आ रहा है? ये आंतरिक नासा छिद्र थे, ये दो नलियां हो गई। एक अंदर की तरफ नाक खुल रहा है और एक क्या खुल रहा है, मुख। यहाँ ध्यान से समझना, बाह्य नासा छिद्र, ये नाक चल रहा है, अंदर दो छिद्र फिर है आंतरिक नासा छिद्र और वो एक नली में खुल रहे हैं। ऐसे हमारा जो मुंह है वो भी अंदर की तरफ एक नली में क्या हो रहा है, खुल रहा है। तो इसको हम बोलते हैं, और इसको, ये दोनों ग्रसनी के प्रकार है। किसके प्रकार है, ग्रसनी के। इसको बोलते हैं नासाग्रसनी। ये क्या कहलाता है, नासाग्रसनी। क्लियर हो रहा है? नासाग्रसनी मतलब जहां नाक खुल रहा है, नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स नासाग्रसनी। और ये कहलाता है मुखग्रसनी। क्या कहलाता है, मुखग्रसनी। मुखग्रसनी मतलब जहां कौन खुल रहा है, मुख। क्लियर हो रहा है सबको? तो मुंह एक नली में खुल रहा है और नाक। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये दोनों आगे जाकर एक कॉमन डक्ट में खुलते हैं, मतलब ये दोनों नलियां एक ही नली में खुल गई है, ठीक है। और इसको बोलते हैं कंठग्रसनी। क्या बोलते हैं, कंठग्रसनी। कंठग्रसनी यानी कि लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स यानी कि कंठग्रसनी। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ से आया भोजन और यहाँ से आई वायु, दोनों यहाँ आ गए। भोजन और वायु दोनों एक ही नली में आ गए। नाक से वायु चली गई और मुंह से भोजन। लेकिन आपको पता होगा कि वायु को इस रास्ते जाना है और भोजन को इस रास्ते। सबको पता होगा भोजन को कहाँ जाना है, अमाशय में, पेट में। कहाँ जाना है भोजन को, पेट में जाना है। तो पेट में भोजन को ले जाने का काम कौन करता है, ये नली। और इस नली को हम बोलते हैं ग्रासनाल। क्या बोलते हैं, ग्रासनाल, ये वाली। क्लियर हो रहा है? और इस तरफ क्या जाएगी, वायु। वायु कहाँ जाएगी, फेफड़ों में। कहाँ जाएगी, फेफड़ों में। तो ये जो वायु वाला रास्ता है ये है स्वर यंत्र। क्या है ये, स्वर यंत्र। इसके बाद में आता है क्या, ट्रेकिया यानी श्वसन नलिका। फिर ये आगे दोनों फेफड़ों में क्या होते हैं, विभक्त होते हैं। ये कहानी क्लियर हो रही है? तो इस रास्ते में कौन आया, वायु। और इस रास्ते में कौन आया, भोजन। लेकिन मैडम इन दोनों को अलग करा किसने, भोजन और वायु को अलग अलग किसने किया? तो भोजन और वायु को अलग अलग करने के लिए यहाँ एक संरचना होती है।
यहाँ पर दो छिद्र होते हैं और एक संरचना होती है जो भोजन और वायु को क्या करती है, अलग अलग। ये दोनों छिद्र हो गए, ये इस तरफ खुल रहा है और ये इस तरफ, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक संरचना होती है, ये ढक्कन नुमा संरचना है। कैसी संरचना है, ढक्कन नुमा। समझना ध्यान से, ये वाला जो छिद्र होता है और ये वाला, ये अग्र छिद्र है, अग्र छिद्र, जिसको बोलते हैं कंठ द्वार। क्या बोलते हैं, कंठ द्वार। और ये होता है पश्च छिद्र, पश्च छिद्र, जिसको बोलते हैं निगल द्वार, जहाँ से भोजन को निगलते हैं। तो क्या कहलाता है, ये निगल द्वार। अब ये जो अग्र छिद्र होता है, अग्र छिद्र के ऊपर आपको दिख रहा है ये ढक्कन। जैसे ही बच्चों भोजन आया, जैसे ही भोजन आया, ये ढक्कन इस रास्ते को क्या कर देगा, बंद कर देगा और भोजन उधर चले जाएगा। आपने भोजन निगल लिया, ये वापस खुल जाएगा। दूसरा निवाला लिया, फिर ये बंद हो जाएगा। ऐसे तीसरा निवाला लिया, फिर बंद होगा। तो ये बार बार क्या करता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है। किस रास्ते को बंद करता है, इस रास्ते को, ताकि भोजन इधर ना जा पाए। तो ये बार बार खुलता है, बंद होता है। और ये प्रोसेस कब तक चलती है, जब तक हम कुछ खा रहे हैं। ये प्रोसेस कब तक चलती है, जब तक हम कुछ खा रहे हैं। जैसे हमने खाना बंद किया, ये इसी अवस्था में आ जाएगा, मतलब ये रास्ता क्या होगा, खुला रहेगा, और ये रास्ता क्या रहेगा, बंद रहेगा। मतलब अभी हमारा कौन सा द्वार बंद है, निगल द्वार, और कौन सा खुला है, कंठ। क्लियर हो रहा है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं उस समय पूरी तरीके से बंद नहीं होगा, बार बार खुलेगा, बंद होगा। क्योंकि पूरी तरीके से बंद हुआ और आधे घंटे तक खाना खाया तो सोच लो क्या होना है। समझ गए सब, वायु जाएगी ही नहीं, इसलिए पूरी तरीके से बंद नहीं होता। जितनी बार हम निगल रहे उतनी बार बंद होगा और वापस खुल जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो मैंने ग्रसनी के आपको 3 प्रकार बताए, मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। कोई डाउट यहाँ तक? ग्रसनी के कितने प्रकार होते हैं, 3। नासा मतलब जहाँ नाक पीछे खुलता है, मुख मतलब जहाँ मुख खुलता है, और दोनों एक ही नली में खुलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंठ ग्रसनी। तो कंठ ग्रसनी क्या है, कंठ ग्रसनी क्या है, वायु तथा भोजन का समान मार्ग। हाँ या ना, वायु और भोजन का क्या हो गया, ये समान मार्ग, कंठ ग्रसनी। और ये वाला जो होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम एपिग्लोटिस। इसका नाम क्या होता है, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, जो कि ढक्कन नुमा संरचना होती है और जो किसको बंद करती है, बार बार ग्लोटिस को। ये जो कंठ द्वार है इसको हम शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्लोटिस, सॉरी इंग्लिश में ग्लोटिस यानी कंठ द्वार। तो ये बार बार इसको बंद करते हैं, इसलिए एपी आगे बढ़ आ गया। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। एपिग्लोटिस क्या करता है, किसको बंद करता है, कंठ द्वार को। कोई डाउट? अब बात आती है आगे किसकी, ग्रासनाल। किसकी बात आती है, ग्रासनाल का काम क्या है, भोजन को कहाँ ले जाना, अमाशय में ले जाना। क्लियर है यहाँ तक। तो ग्रासनाल सिर्फ एक काम करता है, भोजन को अमाशय में ले जाता है, लेकिन अपने आप नहीं ले जाता है। कोई खिसल पट्टी नहीं गया, खिसल के भोजन सीधे पेट में आ गया, बिल्कुल नहीं। ग्रासनाल में जो गति होती है ना, उसको बोलते हैं क्रमानुकुंचन गति। कौन सी गति, क्रमानुकुंचन गति। बोलो कौन सी गति, क्रमानुकुंचन गति। बोलने में आलस तो नहीं आते। क्रमानुकुंचन को इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्रमानुकुंचन गति, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ये क्रमानुकुंचन गति का मतलब क्या होता है, सांप को रेंगते हुए देखा है, सभी ने देखा है। सांप रेंगता है, चलता है, रेंगता ही है ना। तो ऐसे ऐसे रेंगता है। हम उसी को अगर देखें तो ये मान लो ये 2 दीवारें ग्रासनाल की, एक दीवार ये और एक दीवार ये। तो ग्रासनाल की जो दीवारें, अब जैसे ही भोजन आ रहा है, इमेजिन करो भोजन आ रहा है, तो ये दोनों दीवारें आपस में क्या होती है, चिपकती है। भोजन यहाँ अटक गया, फिर ये दीवारें ऐसी खुलेगी, भोजन फिर नीचे खिसका, फिर नीचे की तो ये गति ऐसी होती है। बात समझ में आ रही है। दीवारें बंद हुई खुली, बंद हुई खुली, तो ये हमारा पूरा पाचन तंत्र ऐसी गति करता है। तो इसको बोलते हैं क्रमानुकुंचन गति, मतलब भोजन रुक रुक के पेट तक पहुंचता है। इसलिए कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि बहुत स्पीड से खा रहे हैं तो भोजन नली में अटक जाता है, ऐसा लगता है। ऐसा हुआ है कभी, छाती में ऐसा लगता है अटक गया, बहुत तेजी से खा रहे, स्पीड से खा रहे, वो कहाँ अटकता है, वो इस रास्ते में। क्लियर हो रहा है। फिर पानी पीते तो रिलैक्स महसूस होता है। कभी कभी पीठ में ऐसा लगता है अटक गया है, क्यों, क्योंकि पाचन तंत्र बीच में होता है। सबसे आगे क्या है, श्वसन तंत्र है, रक्त परिसंचरण, पाचन तंत्र पीछे की साइड होता है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है? पक्का ये पूरा कॉपी कर सकते हो? हाँ नहीं बोला तुम लोगों ने? थक गए क्या तुम लोग?
आप लोगों को साइंस समझ में तो आ रहा है ना? पता चले जबरदस्ती बैठो नहीं तो। फोटो खींचने का तो जमाना ही है। सर आ गए हैं, ठीक है, आने दो। सभी फोटो खींच लो। जिस दिन मेरे पास समय रहेगा उस दिन क्लास भंडारे वाली होगी। भंडारा समझते हो? भंडारा मतलब टॉपिक की भीड़। तो जिस दिन समय रहा तो अपन एक साथ 3-4 घंटे पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो क्या है कि वो मेरे को ऐसा लगता कब समय निकल गया और तुमको ज़्यादा पढ़ा नहीं पाई मैं। तो मेरे को खुद को ऐसा लग रहा है कि बहुत कम पढ़ा है। अभी क्या लेक्चर टाइम नहीं मिल पा रहा है। अगले संडे या सैटरडे कोशिश करूँगी 2-3 तुमको ज़्यादा पढ़ाने की मैं। मतलब ऐसा कि अपन 3-3, 4-4 घंटे पढ़ेंगे, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। सभी की? ठीक है, सबने फ़ोटो खींच लिया? आगे बढ़ाऊँ स्लाइड? तो हमने अभी तक क्या ख़त्म किया? मुख गुहा, दांत, जीभ, लार ग्रंथि, और दूसरा क्या ख़त्म किया? ग्रसनी, ग्रासनाल। क्लियर हो रहा है? ग्रसनी, ग्रासनाल, तो ग्रसनी तो फेफड़ों में जा रहा है, उसको तो पढ़ना नहीं हमको, जो स्वर यंत्र है। लेकिन ग्रासनाल कहाँ आ रहा है? अमाशय में। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? अमाशय। क्या टॉपिक होगा? अमाशय को क्या बोलते हैं हम? स्टमक। क्या बोलते हैं? स्टमक। कैसी संरचना होती है? थैलेनुमा। कैसी संरचना होती है? थैलेनुमा, यानी कि सेक लाइक। तभी तो इसमें हम खाने को ठूस ठूस के भरते हैं। तो ये थैलेनुमा संरचना है। कैसी संरचना है? हंस रहे हो तुम? सही बात है। ये तो 2 रोटी की भूखे तो 4 खा लेते हैं, होता है ना कभी अच्छी सब्जी लगी तो क्या बोल रही है? मैं तो बिना खाई पेट भर जाता है ऐसा? अच्छा, रोटी का नाम लिया तो भूख लग गई। और मेरे पास तो कुछ नहीं खाने को, वो एक चॉकलेट पड़ी छोटी सी। तो ये कैसी संरचना है? थैलेनुमा। इसको हम बोलते हैं सेक लाइक। अच्छा बच्चों, इसमें भोजन 4 से 5 घंटे तक संचित रहता है। लगभग 4 से 5 घंटे तक भोजन संचित। कितनी देर तक? 4 से 5 घंटे तक भोजन क्या रहता है? संचित रहता है। लगभग साइन में इसलिए लगाती हूँ क्योंकि साइंस है, हमारा शरीर है, तो कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होगा कि फिक्स है 4 घंटे। बात समझ में आ रही है? इसलिए साइन कौन सा लगता है बार बार? लगभग का। अगर हम अमाशय की बात करें तो ये मान लो हमारा स्टमक, ये हमारा क्या है? अमाशय है, स्टमक है। अब ये जो अमाशय होता है इसके बहुत सारे भाग होते हैं। जैसे यहाँ पर कौन सा छिद्र था? ये निगल द्वार। ये कौन सा छिद्र था? निगल द्वार। और जहाँ अमाशय खत्म होता है ना, ये वाला, ये पाइलोरिक छिद्र होता है। पाइलोरिक कौन सा छिद्र होता है? ये पाइलोरिक छिद्र। और ये कौन सा छिद्र है? निगल द्वार। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको? अच्छा, अमाशय के भी बहुत सारे भाग होते हैं। सबसे पहला भाग ये कार्डिया, फिर फंडस, फिर बॉडी आता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये भाग होता है कार्डिया। क्या नाम है इसका? इसका नाम होता है फंडस। फंडस। फिर होता है बॉडी। क्या नाम है? उसके बाद में बॉडी सबसे बड़ा भाग होता है। उसके बाद में ये वाला जो भाग होता है ये एंट्रम। क्या नाम है? और एंट्रम के बाद वाला जो है ये पाइलोरिक। पाइलोरिक या पाइलोरस भी बोल सकते हैं। तो पाइलोरस के कारण इस छिद्र को क्या बोला? पाइलोरिक छिद्र। क्लियर हो रहा है? तो अमाशय के हमने भाग बना लिए। अमाशय के अंदर होती है ग्रंथियां। अमाशय के अंदर क्या होती है? ग्रंथियां। तो अमाशय के अंदर सबसे पहले तो यहाँ हम देखेंगे कि एक परत होती है और इसको बोलते हैं आंतरिक परत। अमाशय की कौन सी परत? आंतरिक परत,
जिसका नाम है आंतरिक परत, जिसका नाम है म्यूकोसा, क्या नाम है? तो अमाशय की आंतरिक परत क्या कहलाती है? म्यूकोसा कहलाती है। क्या कहलाती है? म्यूकोसा। और म्यूकोसा में पाई जाती है क्या? जठर ग्रंथियां। क्या पाई जाती है? और यही एंजाइम निकालेगी, यही HCl निकालेगी जो भोजन को पचाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कॉपी करो, बाकी अपन मंडे को देखेंगे।